हेलो स्टूडेंट, जेई का जो 2025 वाला जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट वाले के हैं, जो क्वेश्चन हाथ लगे उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में उसने डिस्कस किया है। तो मैं बात करूँ अगर अमाइंस की, तो अमाइंस जो अल्केन वाले होते हैं उनकी बेसिसिटी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक स्टेरिक, दूसरे की मैं बात करूं सोलिवेशन, और तीसरे की मैं बात करूं वो होता है आपके इंडक्टिव या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इंडक्टिव बोल लो, इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों फैक्टर को देखते हुए रिजल्ट निकाला गया है। अगर 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 मैं बात करूं एमई ग्रुप की, नाइट्रोजन पे एमई जोड़ रखा है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये तीनों को देखते हुए रिजल्ट निकाला हुआ है 2130 ये आता है। क्योंकि 3 डिग्री वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेटिंग हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। 0 डिग्री वाले में कोई कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आगे आना चाहिए था लेकिन वो पीछे रहता है, क्योंकि उस पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई भी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है। इन पे बढ़ाते हैं इसलिए थोड़े आगे आ गए। अगर मैं ईटी ग्रुप जोड़ देता हूं तो ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री ऐसा होगा। ठीक है, एमई इसने जोड़ के पूछा है, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है, आपने जीओसी के अंदर पढ़ा होगा। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हाइड्रोलाइज फास्ट एंड इट व्हाट सीक्वेंस। हाइड्रोलाइसिस H2O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जहाँ खींचने वाले होंगे, बर्बाद कर रखे होंगे कार्बन को, कहाँ कर रखे हैं, इसका माइनस साइड डोमिनेटिंग होता है, किस पे, प्लस आर पे, ये खींचेगा बराबर के, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ये भी कम करेगा, लेकिन दो जगह डिवाइड हो जाती है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये थोड़ा सा इन दोनों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मोस्ट कौन सा होगा, ये वाला, ए वाला सबसे ज्यादा, डी आगे आ जाता है। बी और सी में कंपेयर करो तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो बार वाले के अटैक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही दे देता है वहां, तो ये कहां से अटैक करेगा बेचारा, तो बी वाला सबसे पीछे रह जाता है। सी, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा ए डी सी बी। ठीक है, मोस्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा वाला, सीएल वाला। ठीक है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट 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 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विच इज एन एंटी एरोमेटिक। हक्कल बाबा, हक्कल बाबा को याद करिए। हक्कल बाबा बोलता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 pi electron, n equal to 0, 1, 2, 3, that is 2 pi electron, that is 6 pi electron, that is 10 pi electron, that is 14 pi electron। अगर ऐसा सिस्टम रखता है और वो साइक्लिक है, वो प्लानर है, वो कंजुगेटेड है, that is called aromatic compound। and one of the other class, that is according to Huckel, 4n pi electron, that is called anti-aromatic compound, that is called anti-aromatic compound। highly unstable, highly unstable, highly क्या होता है, unstable, स्टेबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, साइक्लिक, साइक्लिक होंगे, कंजुगेटेड होंगे, और साइक्लिक होंगे, कंजुगेटेड होंगे और प्लानर होंगे। ठीक है, वही चीज है। उसके बाद n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। और जो इनके अलावा होंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे, सबसे पीछे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, काउंट करिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। ठीक है, दो तो नेगेटिव चार्ज, दो दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, दो दो पॉजिटिव में कुछ नहीं होता, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, बाकी साइक्लिक है, प्लानर है, कंजुगेटेड है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अब बोलोगे आपके गुरुजी ये भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एंटी एरोमेटिक, तो क्वेश्चन गलत दिया है। अरे गलत नहीं दिया है भाई, आपने सही समझा नहीं, उसने सही क्वेश्चन दिया है, उसको भीड़ को दूर करना है, दूर करने का एक ही तरीका है,
आपके जैसे सोचने वाले बहुत से मिलेंगे, ठीक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आप बोलोगे ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, नहीं होता भैया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं रेडिकल कैरी करने वाले, मतलब रेडिकल टाइप दिखते नहीं है इसमें रेडिकल, लेकिन आप अगर इसके एमओटी डायग्राम देखोगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो डायग्राम होते हैं इनके, उसके अंदर इनके जब भी हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक थ्योरी चलती है एफएमओ, फुकाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी चलती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेड रहते हैं, पेड नहीं होते हैं। अनपेड रहेंगे तो ये रिएक्टिव होंगे, रिएक्टिव होंगे तो अनस्टेबल कहां से होंगे। तो इनको हायर जब हायर इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं तो इनके पास मामला गड़बड़ हो रहा है, भाई कम इलेक्ट्रॉन तक तो चल जाए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनमें, जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना बस की बात नहीं है इसकी। तो ये क्या करता है, ये अपनी प्लेनरिटी को खो देता है, प्लेनरिटी को क्या करता है, खो देता है। ये हो जाता है नॉन प्लानर, क्या हो जाता है, नॉन प्लानर, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। और ये शेप ले लेता है टब शेप, ऐसे टब शेप ले लेता है, टब शेप, टब शेप। और ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्लानर, नॉन प्लानर, नॉन प्लानर है, कंजुगेशन बंद हो गया, कंजुगेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। इसलिए किस कैटेगरी में चला गया ये, नॉन एरोमेटिक। तो अपना कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है, which of the following is an optically inactive amino acid, one of the simplest amino acid is glycine, 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 CH2COOH and H2, एकमात्र ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर रहता है। और वो क्यों, क्योंकि इसके पास अकायरल सेंटर है, अकायरल सेंटर। एकमात्र अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ग्लाइसिन, 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 देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग विल बी करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। देखो रिएक्शन दे रखी है C4H10, C4H9Br, ये कंपाउंड दे रखा और उसमें मेंशन किया ऑप्टिकली एक्टिव, तो C4H9Br। अगर मैं बात करूं इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप निकालोगे तो इसकी 0 आएगी, मींस इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड, या मैं बात करूं इसके अंदर कोई भी ऐसी रिंग नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, रिंग नहीं है, ये सिंपल एक अल्केन वाला है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव लेना इसका आइसोमर, उसने मेंशन किया है, उसने आपको गुमराह नहीं किया, और आइसोमर भी बन सकते हैं लेकिन उसने मेंशन किया ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा CH3, CH, CH2, CH3, और इधर हो जाएगा यहाँ पे Br, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, ठीक है। इधर ET ग्रुप है, इधर CH3 है, इधर H, इधर Br, चारों कार्बन अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच का काम क्या रहता है, ये बेसिक नेचर का है, बेसिक, इसको चाहिए प्रोटॉन। ये क्या करता है, प्रोटॉन A से भी निकाल सकता है, B से भी निकाल सकता है। तो यहाँ दो टाइप की अल्कीन बनती है, एक होती है सेजेप अल्कीन, दूसरी होती है हाफमान अल्कीन। तो दो टाइप की प्रोडक्ट अपन को मिलेगी यहाँ पे, एक तो सेजेप अल्कीन, एक होपमान, होपमान, और एक होगी सेजेप, एक होगी सेजेप अल्कीन। तो सेजेप जो अल्कीन होगी वो मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोर स्टेबल अल्कीन के साथ, तो पहले वाले में तो अपन ने देख लिया, पहले वाले में तो अपन ने देख लिया ना, इसमें क्या बन रहा है, इसमें मोर स्टेबल अल्कीन बन रही है। अब जो मोर स्टेबल अल्कीन है इस पे अपन को एडिशन करवाना है किसका, Br2CCl4 के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, डाइब्रोमो प्रोडक्ट। यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, और डाइब्रोमो प्रोडक्ट की आपको रिएक्शन करवानी है सोडामाइड NaNH2, सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। बेसिक नेचर की रिएक्शन, सॉरी बेसिक नेचर इसका होता है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये करवा देगा यहाँ पे 2 बार एलिमिनेशन, क्या करवा देगा, 2 बार एलिमिनेशन। यहाँ से 2 HBr निकल जाएंगे, यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड ये अल्कीन, ये अल्काइन बन गई, ठीक है। अब ये जो अल्काइन बनी है उस अल्काइन का आपको करवाना है मर्क्यूरेशन
डी मर्क्यूरेशन, ऐसी रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। ये रिएक्शन 11th क्लास के अंदर अल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें पढ़ी जाती है, लेकिन साथ में पढ़ी जाती है ये 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कीटोन एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। इनको एनसीईआरटी में दे रखा है साहब, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के मेथड में पढ़ा होगा। एकमात्र एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का तरीका होता है कि आप एसिटिलीन के मतलब एक एक्टिव हाइड्रोजन जो भी ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा उसमें साथ में ले लो, एल्डिहाइड बनता है। अदरवाइज कोई सी भी एल्कीन लो, यहाँ पे कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। तो अब मेरे को यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन करवाना है, तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डबल बॉन्डेड, ऐसे Hg जुड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन के अंदर इस तरीके से यहाँ इधर OH जुड़ जाता है, ये OH टोटोमराइज होता है और ये बना लेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये बना लेगा कुछ इस तरीके से टोटोमराइज होके। तो ऐसा कंपाउंड 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेनोन भी आप बोल सकते हो, इसको कीटोन है, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन। नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटेनोन। तो कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला? बी ऑप्शन, ब्यूटेनोन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, जिस स्टूडेंट ने बढ़िया अप्रोच लिए वो इसको कर देगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्ट दिस कंपाउंड रिएक्ट विद NaOH टू गिव कंपाउंड व्हिच गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। इस कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल है। केनिजारो रिएक्शन जिसमें कुछ नहीं होता वो केनिजारो देता, जिसमें कुछ नहीं होता केनिजारो देता, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो केनिजारो देगा। केनिजारो का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा। रिड्यूस जब होता है तो अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है। तो रिड्यूस जब होगा तो ये अल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो ये एसिड का साल्ट बनाएगा। बाकी ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये बना लेगा। ये केनिजारो रिएक्शन का डिस्प्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट है। अब देखिए टोलन टेस्ट कौन देता है? टोलन टेस्ट देता है जिसके पास CHO ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, वो टोलन टेस्ट देता है क्या इसमें? नहीं है तो नहीं देगा, तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। और एक और चीज, बेंजल्डिहाइड, 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 बेंजल्डिहाइड जनरली ऐसे टेस्ट नहीं देता, टोलन टेस्ट नहीं देता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। आप एनसीईआरटी में इसमें स्पष्ट साफ लाइन भी लिख रखी है कि बेंजल्डिहाइड इसके टोलन टेस्ट देता ही नहीं है, बेंजल्डिहाइड पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है टोलन टेस्ट के साथ, इसकी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता नहीं है, और इसमें बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाती है, तो इस टाइप के कंपाउंड देते नहीं है। बट टोलन टेस्ट और फेलिंग जो सॉल्यूशन होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, इसलिए रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद दूसरा कंपाउंड रिएक्ट विद NaOH टू गिव सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ कंडेंसेशन कहां से देगा जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो ये नहीं देगा, तो दोनों गलत हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इनकरेक्ट, दोनों ही गलत हो गए। तो ये वाला हो जाएगा अपना, दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट 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 है इनऑर्गेनिका अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स NH3 दिस दे रखे हैं। उसमें पूछा है कि ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जो पोलर हो और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें साथ में डाल दी। NH3 म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन पोलर होता है, एक लोन पेयर होता है, एक LP। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3, बात करें NF3 की, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल। लोन पेयर कितना होता है? एक, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात करें ClF3 की, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, LP इसमें देखोगे आप तो LP आपको दिखाई देंगे इसके अंदर दो, और sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसकी मैं अगर शेप की बात कर लेता हूँ तो शेप इसकी होगी T शेप, ये दोनों T शेप होगी, T शेप, ठीक है। नेक्स्ट 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 XgF2, इसमें मैं बात करूं म्यू इक्वल टू 0 होता है, म्यू इक्वल टू 0 होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होते हैं, और ये होता है sp3d, म्यू 0 होता है। नेक्स्ट SO2, SO2 की बात करें तो SO2 के अंदर आप देखोगे तो ये इस तरीके से होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होता है, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करें SF4,
ये सीसो स्ट्रक्चर रखता है, या के शेप आप बोल सकते हो। इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है। इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इस टाइप की रहती है, इधर लोन पेयर, इधर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इस टाइप से रहती है। तो आपको साफ दिख रहा होगा, म्यू इसके लिए जीरो नहीं होता है, म्यू इसके लिए भी जीरो नहीं होता। एकमात्र जिसका म्यू जीरो और उसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला तो चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि अपन को चाहिए पोलर, वो तो नॉन पोलर है। फिर आप इधर आ जाओ, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एकमात्र ClF3 है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। तो यही हो जाएगा अपना sp3d वाला, sp3d। आई बात समझ में? जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, या मैं बात करूं जिस तो कौन सा नेचर रखता है, पोलर नेचर रखता है, sp3d हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन ग्रुप 17 विच प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, अगर मैं ऊपर से नीचे इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता हूं तो Cl जो है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इसका सेल रहता है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें 3D वाला ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, लेकिन रखता है कितने, 7 और रख सकता है। इसलिए Cl- बनना बहुत आसान है, इसलिए Cl की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। फिर आप एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो। तो कौन सा ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। नेक्स्ट, मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट गैलियम। एल्यूमिनियम की गैलियम से कम होती है, गलत बात। गैलियम की ज्यादा हो जाती है, इक्वली भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की कम, यहाँ पे अपन एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड उल्टा लिख दिया। एल्यूमिनियम की थोड़ी सी यहाँ से जो मेटालिक रेडियस होती है वो ज्यादा हो जाती है, किससे, गैलियम से। कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से गैलियम अपने आकार को थोड़ा कम कर लेता है, एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाती है। तो पहला वाला गलत हो गया। आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम +3 इज लेस देन गैलियम +3, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम आयोनिक में बात करोगे तो वहां कुछ नहीं लगता, एल्यूमिनियम की ज्यादा नहीं होगी, गैलियम से कम ही रहेगी। तो दूसरा वाला सही है स्टेटमेंट, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स मेटल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है -4, मेटल इज 7 FeCO। उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ईजी और T2G के सेट बना लेते हैं तीनों के लिए। T2G ईजी, T2G ईजी, ईजी T2G, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D5S2। इधर मैं बात करूं आयरन की तो उसका होता है D6S2। इधर कोबाल्ट की बात करूं तो D7S2। यही होता है। 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 7 8 9, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये Mn+2 में आएगा, ये आएगा Fe+2 में, ये आएगा कोबाल्ट+2 में। अब उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें Eg के अंदर कितने रहेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मींस स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे अटैच है, ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। यहाँ क्या होगी, पेयरिंग होगी। यानी ये केस ऐसा है कि डेल ओ का मान ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है ना, हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटे तो D5, 2 इलेक्ट्रॉन हटे D6, 2 इलेक्ट्रॉन हटे D7। इसमें 5 बढ़ने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन। तो 0 0 1 0 0 1, इन दोनों में 0 इलेक्ट्रॉन Eg में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन Eg में, तो 0 0 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। उतारिए। नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, आसानी से पेयर हो जाए। पेयर करवाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़े तो पेयरिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। पेयरिंग क्यों होगी भाई, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो नहीं होगी पेयरिंग, डेल ओ कम है मतलब ऊपर चला जाएगा। स्टेटमेंट सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट डेल टी पी, डेल्टा टेट्राहेड्रल का मान कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है, मतलब पेयरिंग नहीं करवाते। इन मोस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट फाउंड, लो स्पिन रेयरली, कुछ एकाध मॉलिक्यूल है मिलते हैं, बाकी मिलते ही नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो ये भी बात सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही, फर्स्ट सेकंड बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है 1000 ग्राम CaCO3 when reacted with 0.19 mole of HCl, then the weight of calcium chloride is P into 10 to the power -3 grams। तो फाइंड P क्या होगा, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ इसकी रिएक्शन की तो उससे पता चलेगा आपको, CaCO3 प्लस HCl, ये रिएक्ट करता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है, रिएक्शन आपको आती है, ये दो हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो रखी है। देखो देखो मगर प्यार से, CaCO3, ठीक है, CaCO3 का इसने कितने मोल दे रखा है, 10 मोल, मोल निकाल लोगे ना, निकालना आता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इसका 100 होता है, तो 10 मोल इसका आ जाएगा, 10 मोल, इसका कितना दे रखा है 0.19, ठीक है, ये 10 मोल है 0. ये जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो इसके दो करते हैं, ये 1 से 2 तो 10 से तो 20 से 20 है ही नहीं, तो ये तो बर्बाद हो रखा है ना 0.19, कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, एलआर बन जाएगा, एलआर लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब देखो 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 देखो, एक सॉरी 2 HCl से 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl से आपको मिल रहा है 1 मोल CaCl2, मीन्स मैं बोल सकता हूँ 111A1 ग्राम। तो 1 मोल HCl से कितना मिलेगा भैया, मिल जाएगा 11/2 ग्राम। तो 0.19 HCl से कितना मिल जाएगा, फिर ये भी बता दो, 11/2 इंटू 10 टू दी सॉरी 0.19 ग्राम, ये मिल जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, आई थिंक मेरे हिसाब से ये 95 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम्स आएगा। तो P का मान शायद 95, एक बार आप सोल्व कर लेना, जो भी डाटा यहाँ से आ रहा हो, जो भी डाटा आ रहा हो 10 टू दी पावर माइनस इसमें 1 में भेज देना, और जो भी आ रहा है -3 भेज देना आप यहाँ पे, जो भी आ रहा है 95 आएगा। P का मान शायद मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, बाकी आप सोल्व कर लेना, तरीका यही है। मोल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट के साथ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 200 mm of Hg if 1 mole of A and 3 mole of B is mixed, assuming solution to be ideal, find the vapor pressure of pure liquid B। ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल प्रेशर आपको यहाँ पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P टोटल अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P टोटल इक्वल टू P नॉट A x से P नॉट B x B, यही पूछा है अपन से। P टोटल कितना दे रखा है 500 बराबर P नॉट A कितना दे रखा है 200 इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन दोनों के मोल दे रखे हैं, खुद के मोल बटे टोटल, खुद के मोल बटे टोटल, खुद के मोल बटे टोटल, खुद के मोल बटे टोटल 3/4, खुद के मोल टोटल मोल, ठीक है, ये निकालना है। इसको सोल्व करो, 50 इधर भेजो 450, मैं बोल सकता हूँ कि P नॉट B इक्वल टू 450 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कट जाएगा, ये 15 4 60 600 mm ऑफ Hg, तो इसका कितना गया 600 mm ऑफ Hg। ए वाले का वेपर प्रेशर कम है, बी वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये वेपर बना रहा है, वेपर बना रहा है, इसका मतलब ये वोलेटाइल है, ये बोल देंगे मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल, ये ज्यादा वेपर बना रहा है मोर वोलेटाइल, ये कम इसका वेपर प्रेशर है तो ये हो जाएगा लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। आप बोलोगे गुरुजी ऐसा कैसे, लेस वोलेटाइल कैसे, मोर वोलेटाइल कैसे, अरे भाई जिसमें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसके मोलिक्यूल वेपर में कम जाएंगे, वेपर में कम जाएंगे तो वेपर कम बनेगी, मींस उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो जिसमें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, मींस उसमें वोलेटिलिटी जो रहती है उसकी कम रहती है, मोर वोलेटाइल है, ठीक है, देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग ग्राफ दिस डाटा दे रखे हैं, ग्राफ नहीं बना रखा, मैं बना देता हूँ, टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2k, ये फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा इसमें, ये ए
और ये स्लोप क्वेश्चन में दे रखा था, मैं मेरी इच्छा से नहीं लिख रहा इसको, क्वेश्चन में दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है। इसको देखते हुए मैंने एज्यूम किया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर, क्योंकि ऐसा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के आता है, 0.693 अपॉन के आता है। तो उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें कंसंट्रेशन के साथ ऐसा कोई रिलेशन आता ही नहीं उसका। सेकंड वाले को देखोगे तो सेकंड वाले का अगर आप 1 अपॉन में आता है वो, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दे रखा है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ दे रखा है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको के निकालना है। देखो 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 मगर प्यार से, टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2k, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन 2k। ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ, x में ये ले लो और m इसके बराबर हो जाएगा, यानी स्लोप। मैं बोल सकता हूँ स्लोप किसके बराबर है, 1 अपॉन 2k के बराबर, ठीक है। तो स्लोप यहाँ से आप रखोगे 1 अपॉन 2k इक्वल टू 79.62, यहाँ से k का मान निकल जाएगा, k का मान जो भी आएगा यहाँ से निकाल लोगे। फिर एक इक्वेशन होती है at इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। जब आपको k का यहाँ से मान मिल जाएगा उसको यहाँ पुट करो, t बराबर आप 10 मिनट, क्योंकि उसने t बराबर 10 मिनट पे कंसंट्रेशन पूछी, वो यहाँ से निकल जाएगी। ए नोट का मान कितना दे रखा, 2.5, जो भी है यहाँ पे रख के आप सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट वाले में आए थे, और भी क्वेश्चन होंगे, पूरे नहीं आए हैं, जितने हाथ लगे उतने बता दिए हैं, और भी होंगे तो उनका सॉल्यूशन कल डाल देंगे, और जो भी सेकंड शिफ्ट का जो भी चल रहा होगा सारे क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो भी होंगे अपन सोल्व कर लेंगे। ओके।